अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूं जी। लेक्चर नंबर 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हमने डिस्कस करना है और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो मैं आप लोगों के साथ वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करनी है। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास, हम लोग लास्ट लेक्चर्स में यही बातें कर रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास, इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब हमने इन हाइड्रोकार्बन्स की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है या हमारी लिविंग थिंग्स में क्या अहमियत है, इसके बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। तो पहले ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो वाइट बोर्ड शेयर किया गया है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले सुन लें। हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जानदारों में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब के सब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब जैसा कि हम लोग देखें, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जानदारों में, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, फैट्स, ऑयल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जानदारों के अंदर पाई जाती हैं। और ये जानदारों के अंदर जो पाई जाती हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें, हम लोग जो खाते हैं, खुराक हम खाते हैं, फूड वगैरह, हमारे कपड़े या जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, ये भी तमाम चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिकल्स की, प्लास्टिक्स की, रबड़ की, डिटर्जेंट्स, पेंट्स वगैरह, वार्निशेस वगैरह, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। तो अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ों का मैंने नाम लिया है, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड ही हैं। तो हमारी लाइफ में, जानदारों की लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ ये जो वाइट बोर्ड आपके साथ शेयर किया गया है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। आप लोग देखें जी, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इसको थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। Organic chemistry has a variety of application in our life and too much importance. A few areas are highlighted here. यहाँ इसने 3 एरियाज के बारे में बताया, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। वो कहता है जी, all chemical reactions that take place in animals and plants involve live molecules like proteins, carbohydrates, enzymes, lipids, vitamins, fats and oils, nucleic acids वगैरह। अब देखिए, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये जितने भी हमारे जानदारों के अंदर जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब दूसरे पॉइंट में आ जाएं जी। वी आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसन्स। अब हमारे पास अगर हम लोग फूड की बात करते हैं, तो फूड में हमारे पास ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज अगर आप लोग देखें तो वो हाइड्रोकार्बन्स है। C6H12O6 जो है, ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन है तो इट्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। अब क्लॉथिंग की अगर हम बात करें, तो हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं, इनमें टेंसेलिटी जो है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोकार्बन्स की वजह से है। ठीक है जी। इसके बाद मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन में भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप आ जाएं, जो हमारे पास रबर है, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स है, मेडिसिन हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। तो ये थी जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर हम लोग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें ना, तो इनिशियली हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो डिस्कस की थी, उससे पहले एंशिएंट डेज में लोगों का या साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जस्ट लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें भी हमारे पास ऐसा ही है कि इनिशियली जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो जानदारों से ही हासिल होते थे। उनमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते थे, प्लांट्स आ जाते थे। लेकिन हमारे पास 3 मेन सोर्सेज हैं जो आजकल हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो आजकल एप्लीकेबल हैं। उनमें हमारे पास वो 3 सोर्सेज हैं जी। कोल है, ठीक है जी, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये वो 3 मेन सोर्स हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, ये 3 मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसमें देखें,
जो नोट्स शेयर किए गए हैं व्हाइट बोर्ड की सूरत में उसको देखिएगा। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जब एंशिएंट डेज में साइंटिस्ट सोचते थे, जब वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई तो उस वक्त ये बात थी कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। अब उनमें हमारे पास वो लिविंग थिंग कौन कौन से हैं जी? एनिमल्स एंड प्लांट्स है। अब वो कहता है नाउ डेज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखें, ये तीन मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब सोचने वाली बात ये है कि ये थ्री मेन सोर्सेज कैसे क्रिएट हुए? तो ये फॉसल फ्यूल्स से क्रिएट होते हैं जी। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल्स देखें बेटा, फॉसल फ्यूल्स उस वक्त बनते हैं जब हज़ारों साल जो है वो पौधे या जानवर जो डेड बॉडीज़ हैं वो ज़ेरे ज़मीन दफन रहती हैं, तो वो जो है फॉसल फ्यूल्स कहलाती हैं। अब वो फॉसल फ्यूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो हमारे पास कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर पेट्रोलियम की सूरत में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर इससे हमें जो है वो क्या हासिल होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ हमारे पास हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारे पास एंशिएंट डेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज एनिमल और प्लांट्स थे। ठीक है, अब एनिमल्स और प्लांट्स से हमें कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती थी? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, एंजाइम्स, हनी, यूरिया वगैरह। अब देखिए, इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, अब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं जो जानवरों से हासिल होती थी। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ऑयल जो है, जैसे सल्फर ऑयल है, ठीक है, इसके बाद एंजाइम्स है, हनी हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास किससे हासिल होती हैं? जो प्लांट से हासिल होती हैं। इसी तरह यूरिया हो गया, यूरिया जो है ये यूरिन में पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये यूरिन जो है पहले जानदारों से जो होता है, जानवरों से हासिल होता था। अब हम लोग अगर इसकी कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल देखें ना, तो कॉमन लाइफ में बेटा हमारे पास जो है जानवरों को, हम लोग देहातों में अक्सर ऐसा होता है कि जानवर जो है ना वो किसी ज़मीन में बांध दिए जाते हैं, जहाँ जानवर खड़े रहते हैं वहाँ फसल ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि जानवर जो है ना वो यूरिन पास करते हैं, तो जब यूरिन पास करते हैं तो वो उसमें यूरिया होता है, तो वो यूरिया जो है वो ज़मीन की फर्टाइलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह जो है वो हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल और प्लांट से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड सोर्स है वो है कोल। कोल मैंने बता दिया कि हमारे पास कोल कब बनता है? जब हम लोग फॉसल फ्यूल्स की बात करते हैं, जो पौधे हैं काफ़ी अरसा लॉन्ग टाइम जो है वो बरीड रहते हैं, ज़ेरे ज़मीन दफन रहते हैं, तो उसकी वजह से वो कोल प्रोड्यूस होता है। इसमें देखें, यहाँ सबसे नीचे जहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कोल में, अगर आप देखें तो इसमें नीचे यहाँ ये देखें वुड है, लकड़ी की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में पीट प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास पीट जो है ये कोल की एक टाइप है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास पीट जो है इसकी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको दोबारा से केमिकल रिएक्शन होता है, इसका लिग्नाइट प्रोड्यूस होता है, और लिग्नाइट के बाद जो है हाई प्रेशर पर बिटुमिनस कोल प्रोड्यूस होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये देखें जी, बिटुमिनस कोल की जो दोबारा से है हाई प्रेशर पर जो है ये रिएक्शन शो करता है, तो एंथ्रासाइट प्रोड्यूस होता है। अब ये इसमें चार जो है वो कोल की टाइप्स डिस्कस हुई हैं। एक बार दोबारा देखिएगा, यहाँ से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कोल में इसको पढ़ रहा हूँ। कोल इज वन ऑफ द मेन काइंड्स प्राइमरी एनर्जी सोर्स, nowadays it is source of many organic compounds as well. फॉर्मेशन ऑफ कोल में आप देखें, इट इज़ बिलीव्ड दैट कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेबल मैटर, plants and rocks about 500 million year ago under high pressure and temperature, and due to some bacterial decomposition the vegetative material change to peat. Peat is decomposed organic matter. Then as a result of high temperature and high pressure inside the earth crust, peat gets transferred into different form of coal. तो ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही कि 500 मिलियन ईयर तक जब हमारे पास प्लांट्स जो है वो ज़ेरे ज़मीन दफन रहते हैं तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास वुड की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है। जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में पीट प्रोड्यूस होता है, पीट के बाद लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस होता है, और बिटुमिनस के बाद हमारे पास एंथ्रासाइट प्रोड्यूस होता है। तो इसके साथ देखें जी,
आगे हमने टाइप्स ऑफ कोल डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ कोल में जो अभी हमने डिस्कस किया कि जी वुड को जो है वो हाईली प्रेशर पर या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जब उसकी होती है तो वो पीट में कन्वर्ट होता है, पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है, लिग्नाइट जो है फिर दोबारा से बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होता है और बिटुमिनस कोल जो है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ कोल हमने डिस्कस करनी है। तो 4 टाइप्स हैं जी। ये देखें जी, पहले नंबर पर है पीट। इसमें ये जो 59.9% लिखा हुआ है, इट्स मीन यहाँ इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखी हुई है कि पीट में जो है कार्बन की जो परसेंटेज है वो 59.9% होती है। इसके बाद लिग्नाइट जो है वो 60 to 70% इसमें कार्बन पाया जाता है बेटा। इसके बाद बिटुमिनस कोल है तो इसमें 79% पाया जाता है कार्बन। और इसके बाद है जी एंथ्रासाइड, इसमें 91% जो है वो कोल पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है वो कौन सी है जी, वो एंथ्रासाइट है। तो ये 4 इसकी टाइप हैं कोल की। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ वो 4 टाइप्स कौन सी हैं। पीट है जी, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। पीट से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ये जो है वो प्योर फॉर्म है, इसमें कार्बन की इसमें परसेंटेज बहुत कम है, 60% होता है, अबाउट 60% होता है जी। लिग्नाइट में 60 to 70% होता है, बिटुमिनस में 79% होता है कार्बन और एंथ्रासाइट में 91% होता है कार्बन। इसके बाद है जी कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कोल की आप लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कोल इज फ्यूल एज वेल एज ए सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कोल आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोल से कैसे हासिल होते हैं, जब हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं या उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसको आम जुबान में कहते हैं कसरी कशीद। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर जो है वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को साल्ट आउट करना, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सॉरी। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप हाई टेम्परेचर पर मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो है इसकी साल्ट आउट करते हैं, तो डिकम्पोजिशन करते हैं कोल की, तो उसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये था जी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप जब कोल की करते हैं तो वो 3 चीज़ों में वैसे कन्वर्ट होता है जी। कोल में कन्वर्ट होता है, कोक में कन्वर्ट होता है और कोल गैस में कन्वर्ट होता है। कितनी चीज़ों में कन्वर्ट होता है, 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया कि हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है किसकी, कोल की। अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पहली बात तो ये कि क्या होती है, जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर कोल को जो है अंडर हाई टेम्परेचर एट द एब्सेंस ऑफ एयर जो है उसको आप उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसको कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं बेटा। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के नतीजे में क्या होता है, कोल जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वो है जी कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक हो गया जी। तो यहाँ ये देखिएगा जो फर्स्ट लाइन है व्हाइट बोर्ड शेयर किया वो आपके साथ, इसमें देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर कोल चेंज टू कोक, कोल गैस एंड कोल तार। तो जो कोल है वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, कोक में, कोल गैस में और कोल तार में। ठीक हो गया जी। अब जो कोल तार है ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखता है बेटा। इसमें हमारे पास जो है इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से साल्ट आउट करते हैं। कोल तार यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कोल तार contains large number of organic compounds which are separated from each other by frictional distillation. Composition of coal tar है जी, coal tar is liquid compound of coal। ठीक है जी। It contains 215 aromatic organic compounds। aromatic compounds हमारे पास ऐसे compounds होते हैं बेटा जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है, उनको आप क्या कहते हैं, aromatic organic compounds। अब कोल तार जो है सबसे पहली बात तो ये कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है जी। और इसमें 215 aromatic compounds पाए जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो कोल तार से प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो लिखी हुई हैं जी। लाइट ऑयल है, मिडल ऑयल है, हैवी ऑयल है और एंथ्रासाइट है। साथ में इसका टेम्परेचर भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से टेम्परेचर पर ये फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। तो ये है जी हमारे पास लाइट ऑयल, मिडल ऑयल और हैवी ऑयल है जी एंथ्रासाइट ऑयल। तो ये था जी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ कोल तार।
ठीक है जी। इसमें हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा 3 मेन सोर्स हैं, उसमें कोल था जी, उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल के बारे में आज हमने डिस्कस किया, कोल और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। कोल हम लोगों ने बात की कि कोल उस वक्त बनता है जब 500 मिलियन ईयर तक प्लांट्स जो है वो ज़ेरे ज़मीन दफन रहते हैं, तो उसके नतीजे में जो है ना वो कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। वुड है, वुड की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, उसके नतीजे में पीट प्रोड्यूस होता है। पीट जो है वो अंडर हाई प्रेशर जो है वो रिएक्शन शो करता है, तो फिर उसके नतीजे में लिग्नाइट प्रोड्यूस होता है। लिग्नाइट जो है अंडर हाई प्रेशर जो है वो दोबारा से रिएक्शन शो करता है, तो उसके नतीजे में जो है बिटुमिनस कोल प्रोड्यूस होता है, फिर एंथ्रासाइट प्रोड्यूस होता है। अब ये ही 4 हमारे पास कोल की टाइप्स हैं, और इसमें जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन रखती है वो पीट में सबसे कम कार्बन की मिकदार पाई जाती है, अबाउट 60% होती है जी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लेगेनाइट है, इसमें 60 to 70% है। बिटुमिनस कोल में 79% है। एंड जो एंथ्रासाइड है इसमें परसेंटेज कार्बन की सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये होती है 91%। इसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है जी कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल डिस्कस किया है। ठीक हो गया जी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं क्लियर होती तो काइंडली कमेंट किया करें, ताकि मैं आप लोगों को हर चीज़ क्लियर कर सकता हूँ। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।